नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम एक बार फिर बात करेंगे नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की। नुपुर शर्मा मामले में जो बात धीरे धीरे सामने आ रही वह एक गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। अजमेर शरीफ दरगाह के चिश्ती खादिमों का एक के बाद एक नुपुर की हत्या की धमकी देने वाला वीडियो का वायरल होना, फिर उन सब की गिरफ्तारी होना, अजमेर शरीफ दरगाह के चिश्तियों का आपराधिक रिकॉर्ड और 200 से भी ज्यादा हिंदू बच्चियों के बलात्कार की घटना में चिश्तियों का नाम फिर से खुलना और नुपुर की हत्या के लिए पाकिस्तान से आए अशरफ की हत्या से पहले अजमेर शरीफ की मजार पर चादर चढ़ाने की योजना का खुलासा होना, यह सारी बातें बताता है कि इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं अजमेर शरीफ दरगाह की उसके चिश्ती खादिमों की भूमिका संदिग्ध है। जांच एजेंसी फर्जी फैक्ट चेकर जुबैर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस मामले को सीमा पार मुस्लिम देशों में प्रचारित कर भारत के खिलाफ माहौल तैयार करने का आरोप भी जुबैर पर ही है। जुबैर पर पीएफआई से संबंध होने के आरोप भी है और पिछले दिनों बिहार में पीएफआई के मिशन इस्लाम का जो खुलासा हुआ है उसके तार भी पाकिस्तान से जुड़े रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि नुपुर मामले को लेकर देश का माहौल बिगाड़ने में क्या अजमेर शरीफ दरगाह के चिश्तियों का हाथ है, क्या पीएफआई के 2047 के मिशन इस्लाम को पूरा करने के प्लान का सेंटर दरगाह ही है, और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि नुपुर की हत्या के लिए पाकिस्तान से भारत आए अशरफ को अजमेर शरीफ दरगाह में किसने हथियार की डिलीवरी मिलने वाली थी, जिसे नुपुर और नवीन की हत्या में इस्तेमाल किया जाना था। वो हथियार दरगाह से कौन उसे डिलीवर करने वाला था, यह भी अभी जांच का विषय है। हालांकि हमारे पास जो जानकारी है उसकी भी हम बात करेंगे। हमारे पास सूत्रों से जो जानकारी मिल पा रही है कि चिश्तियों का ही कोई करीबी है जो वहां पर हथियार डिलीवर करने वाला था, जिससे नुपुर और नवीन की हत्या की जानी थी, क्योंकि बीएसएफ ने अशरफ को जब गिरफ्तार किया था तो उसके पास से कोई भी हथियार बरामद नहीं हुआ था। करेंगे इस पर चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान भी होंगे, उनसे परिचय भी कराएंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय और फिर चर्चा की शुरुआत। अजमेर दरगाह के चिश्ती ने नुपुर शर्मा का सर तन से जुदा करने की बात कही तो रिजवान चिश्ती पाकिस्तान से नुपुर शर्मा का सर कलम करने के लिए भारत आ गया। अजमेर दरगाह के एक नहीं बल्कि कई चिश्तियों ने नुपुर शर्मा के विरुद्ध जहर उगला, उनकी हत्या कर इनाम घोषित किया, हिंदुओं का आर्थिक बहिष्कार करने की बात कही तो पाकिस्तान का रिजवान चिश्ती भी नुपुर शर्मा की हत्या से पहले अजमेर दरगाह जाना चाहता था। इससे पहले कि रिजवान अपने जिहादी कृत्य को अंजाम देने में कामयाब हो पाता, बीएसएफ के जवानों ने उसे दबोच लिया। पहले पाकिस्तान से नुपुर शर्मा का सर तन से जुदा करने के सांकेतिक वीडियो आते थे, लेकिन अब नुपुर को मारने के लिए पाकिस्तान से घुसपैठ हो रही है और घुसपैठ का कनेक्शन अजमेर की उस दरगाह से सामने आ रहा है जहां हर वर्ष लाखों हिंदू चादर चढ़ाने जाते हैं। यहाँ सवाल उठता है कि क्या नुपुर की हत्या करने के लिए रिजवान चिश्ती को अजमेर दरगाह के चिश्तियों ने बुलाया था। सवाल ये भी कि क्या अजमेर दरगाह में हिंदुओं के चढ़ाए गए चढ़ावे को हिंदुओं की हत्या कराने में इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या अजमेर दरगाह सर तन से जुदा करने वाली गैंग का कंट्रोल रूम बन गया है। इससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या अजमेर दरगाह सर तन से जुदा करने वाली गैंग का कंट्रोल रूम बन चुका है, और साथ ही क्या अजमेर दरगाह के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। ये सवाल सिर्फ सुदर्शन के सवाल नहीं है बल्कि आम जनमानस के सवाल हैं, जिनका जवाब हर देशवासी जानना चाहता है। जी हाँ, जिस तरीके से खबरें आ रही है और एक खबर से दूसरे तार जिस तरीके से जुड़ते जा रहे हैं, उससे अब सवाल जो है अजमेर शरीफ दरगाह पे भी उठने लगा है कि क्या ये जिहादियों का एक सेंटर बन चुका है जहां से सर तन से जुदा करने की बात जो नुपुर शर्मा मामले में हो रही है, वहां से इन सारी चीजों को कहीं ऑपरेट तो नहीं किया जा रहा। करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। एच एस रावत है, हिंदू धर्मगुरु, इसके अलावा मेहताब उस्मानी है, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ हैं अभी रत्नेश मिश्रा है, कांग्रेस के प्रवक्ता
और रमाकांत मिश्रा जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे हमारे साथ। सभी मेहमानों का स्वागत। और चर्चा की शुरुआत में आप मेहताब उस्मानी जी से करना चाहूंगा। मेहताब, जिस तरीके से अशरफ की गिरफ्तारी हुई है और जिस तरीके से उसके तार अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़ रहे हैं, और एक जो बात और पूछताछ में सामने आई है वो ये कि अशरफ यहां आने से पहले, यानी पाकिस्तान से भारत आने से पहले, वो जिन लोगों से मिला था उनका अजमेर शरीफ दरगाह पे आना जाना था। जिस मदरसे में पढ़ता था उसके मौलवी का भी अजमेर शरीफ दरगाह में आना जाना था। इस तरीके की बातें भी सामने आ रही है। तो क्या अब ये समझा जाए, क्या ये जो तार जुड़ रहे हैं, सबसे पहले उस पर आपकी प्रतिक्रिया लूंगा, और क्या मैं ये समझूं कि दरगाह जो है उसका नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी पाकीज़गी को खत्म किया जा रहा है, और वहां की चिश्ती और वहां के जो खादिम है वो खादिम के तार कहीं ना कहीं आतंक से जुड़े हुए हैं। ये सर आपको ये सूचना देता कौन है कि किसके तार कहाँ जो से आपको नहीं देता है सर वही मुझे देता है। हाँ, तो उससे ये पूछो ना कि आपको कैसे पता चला यहाँ इसके तार वहां से जुड़े भाई हैं तो दरगाह वो से। सारी चीजें हम पूछने के बाद बता रहे हैं ना आपको। ये पब्लिसिटी स्टंट होता है सिर्फ बदनाम करने के लिए, दरगाह को ये करने के लिए कि लोग बाग वहां ना जाए। इसका तार उठा के उसके तार से जोड़ देती है, उसका तार उठा के इसके से जोड़ देती है। ये सब राजनीति है। ये राजनीति आपको दिख रही है? इसमें क्या दिख रही है? उसके खादिम ने वीडियो बना करके नुपुर शर्मा का सर तन से जुदा करने की बात करी। इसमें क्या राजनीति है आपको दिख रही है? क्या उस खादिम सलमान चिश्ती को हमने कहा था क्या वीडियो बनाने के लिए? किसने कहा था वीडियो बनाने के लिए? नशे में था वो, उसके नशे में एक के बाद एक सारे वीडियो आ रहे हैं वहां के चिश्तियों के। आपको लग रहा है कि वो साजिश है, वो राजनीति हो रही है क्या? क्या वीडियो बनाने के लिए आपने कहा था? वीडियो बनाने के लिए किसने कहा था उसे? पब्लिक डोमेन पे लाने के लिए किसने कहा था? वायरल करने के लिए किसने कहा था? एक के बाद एक सारे चिश्तियों का उसमें क्यों आया? चिश्ती आया, चिश्ती के बेटे का आया, उसके दामाद का आया, उसके भाई का आया, सारे परिवार का एक के बाद एक वीडियो आ रहा है। आप कह रहे थे पूछो किससे? बेवकूफ वाली बात कर रहे हैं आप। अरे रुक जाओ, अभी बीच में मत कूदो। आप मुझे ये बताइए, अगर कोई बीजेपी का, अरे सुन लीजिए यार, सुन लो पहले रावत जी, सुन लो रावत जी, मौका दिया जाएगा, सुन लो। अगर कोई बीजेपी का कार्यकर्ता अपराध कर देता है तो क्या पार्टी जिम्मेदार है उसकी? अरे पार्टी जिम्मेदार है, पूरी पार्टी खराब है। तो आप दरगाह का कोई आदमी अगर गलत काम करता है उसमें दरगाह की क्या जिम्मेदारी है? कोई आदमी और खादिम में फर्क होता है मेहताब उस्मानी जी। खादिम का मतलब कोई भी आदमी और खादिम, खादिम ही सब चीज होता है। भगवान के दरबार में सब खादिम ही होते हैं, भाई साहब, कोई मालिक नहीं होता। सेवादार अगर किसी की जेब काट लेता है तो उस दरगाह के कमेटी ने कहा कि आप जेब काटो। किसकी मानसिकता है? कब अगर दरगाह में जेब काटना सिखाया जाता है तो नहीं कुछ कहेगा। आप यार नहीं, अगर जेब काटना ही सिखाया जा रहा है जेब भी काटेगा ना। तो सर काटना सिखाया जाता है। आप बताइए, क्या शराबी रहते हैं? क्या मतलब की बात, क्या इस्लाम शराब पीना सिखाता है? हर जगह रहते हैं, हर जगह रहते हैं। तो हर जगह की बात नहीं, जो बात हो रही है उससे बताइए ना। आपने तो उस दिन कहा था ना कि वो शराब पिए था, नशे में था। जो चिश्ती खादिम शराब पिए वो वहां पर खादिम के रूप में बैठे। खादिम का यार आप मतलब बिना मतलब तोड़ मड़ोड़ मत करो बात। खादिम का मतलब नहीं पता आपको ना? आप ही को पता है, सबसे विद्वान तो आप ही हैं, बाकी दुनिया को कुछ नहीं पता है। सब तो आप ही को पता है। आप ही ने सारी दुनिया की किताबें आप ही ने पढ़ी है, सारी जानकारी आप ही की दिमाग में भगवान ने डाल दिया है। जब उर्दू के शब्दों का मतलब ना पता हो तो पूछ लिया करें किसी आलिम से। सर मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। खादिम का मतलब पूरी दुनिया को पता है। और पिछले प्रोग्राम में भी हम लोगों ने इस पे अर्थ जान लिया था। पिछले प्रोग्राम में भी आप एक ही रिकॉर्ड बार बार ना बजाए। यहाँ पे पूरी जो सुन रही है जनता ना, वो ज्यादा जानकार है, आपसे ज्यादा विद्वान है, वो समझती है किसका मतलब क्या होता है, खादिम का मतलब क्या होता है। खातिरदारी जो करते हैं खादिम होते हैं, सबको पता है। कौन सी बड़ी बात है? कोई भी कर लेता है, कोई भी कर लेता है। नहीं भाई, वो तो वही करते हैं जो आपराधिक पृष्ठभूमि के होते हैं, जो सलमान चिश्ती का भाई होता है, जो उसका बेटा होता है, जो उसका चाचा होता है, वही करता है। दूसरे को कहाँ घुसने देते हो आप लोग? पूरा खानदान, एक ही खानदान तो कर रहा है, इसीलिए तो अपराध बढ़ रहा है वहां पे। 800 साल से दरगाह है, मैंने तो आज तक नहीं सुना कोई चिश्ती ने किसी के सर काटने की बात करी। ये आज अचानक 1992 की घटना अभी हमने पिछली बार दिखाई थी भाई साहब। 200 हिंदू बच्चों के बलात्कार की जो घटना है उसमें चिश्ती के हाथे जेल गया है, सजा काट के आया 10 साल। आपको नहीं पता है? अच्छा, पता होगा आपको, लेकिन आप अभी बताना नहीं चाह रहे होंगे ना। पता तो पूरी दुनिया को है, नेट पे सर्च कर लीजिए, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा आपको, सर्च कर लीजिए। लेकिन ये आपके फेवर की बात नहीं है तो आप सर्च नहीं करेंगे। रावत जी चलिए, हो गया, मैं समझ गया। आप बोलेंगे वही जो घर से याद करके आए हैं। रावत जी। जी अभी इन्होंने पिछली बार भी यही कहा था मेहताब जी ने कि वहां पर वो नशे में था। मैं ये पूछना चाहता हूं, इतनी बड़ी पवित्र दरगाह है आपकी, उसमें नशेड़ी लोग रहते हैं क्या?
ये आदिम लोग हैं वो नशे करते हैं क्या, शराबी हैं क्या? अरे तो मुंह सूंघ क्या बैठते हैं क्या किसी का वहाँ? नशे में था, नशे में था, नशे ये कोरोना थोड़ी है, टेस्ट करा के अंदर ले, दरगाह के अंदर नशेड़ी कुछ भी। मेहताब जी क्या बात कर रहे हैं आप? एक खादिम जो दरगाह पे बैठेगा उसको क्या इतनी भी तमीज नहीं है? अरे कहीं तो पिया होगा ना, अरे या तो घर में पिया होगा या दरगाह में पिया होगा या किसी मैखाने में गया होगा, पिया तो होगा तो लोग देखे होंगे ना, छुप के तो नहीं पिया होगा, आप ही लोगों ने पिलाई होगी। किसी दरगाह की कमेटी ने कहा है कि वो हमारे दरगाह बैठता है। देखा है क्या जिसमें पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि तुम ये बोलो मैं तो नशे में था, नशे में बोल दिया। हाँ। तो पुलिस वाले उसको कह रहे हैं, वो वीडियो याद है क्या, देखा है वो? गलत वीडियो। अरे वही वीडियो सुन के तो बोल रहे हैं ये, वही वीडियो सुन के बोल रहे हैं, वो तो सही में नशे में था, वो बोल नहीं पाया, समझ नहीं पाया पुलिस वालों की बात, और मेहताब जी समझ लिए। पुलिस से जवाब लो ना, उस बात का क्यों बुलवा रही है पुलिस? ये तो जवाब भाई उससे तो जवाब लिया ही जाएगा, सबसे जवाब लिया जाएगा। रत्नेश जी हमारे साथ है। रत्नेश जी, जिस तरीके से ये चीजें चल रही हैं और अभी जो अशरफ की गिरफ्तारी हुई है उससे एक चीज भी सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं जो है इसके तार जो है अजमेर शरीफ से जुड़ रहे हैं, और एक बात जो जिसमें PFI और बाकी चीजों के लिंक मिल रहे हैं उससे ये भी लग रहा है कि इस तरह की घटनाओं को राजनीतिक संरक्षण भी मिलता रहा है, तभी इस दरगाह में इस तरह की गतिविधियां होती रही और किसी को पता नहीं चला। अब ये मामला जब आया है खुले तौर पे, जब खुद उन्होंने वीडियो जारी किया और वीडियो को वायरल किया, उसके बाद लोगों को पता चला कि भाई अजमेर शरीफ दरगाह में ये सारी चीजें भी हो रही है। क्या कहेंगे? देखिए मुकेश जी, अभी देखिए पहला मुद्दा तो ये है कि हमारे देश में जो ये हो रहा है कि धर्म के नाम पे किसी का गला काटने की बात करना और धर्म के नाम पे किसी को जान से मार देने की, देखिए मैं व्यक्तिगत तौर पर और कांग्रेस पार्टी इन सभी चीजों का कभी समर्थन नहीं करती, क्योंकि ये देश सभी विचारधाराओं का है, यहाँ पर सभी की बात सुनी जानी चाहिए। मैं आपको एक ताजा उदाहरण दे देता हूँ। अभी आपने सुना होगा बरेली में मथुरा के RSS के महानगर प्रचारक के साथ मारपीट की गई। मुकेश जी, मैंने उस मसले पे वहां के प्रशासनिक अधिकारियों से बात करी थी, जबकि मेरा तो भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं, लेकिन मैंने की क्यों? क्योंकि भारत में सभी विचारधाराओं का सम्मान करना हमें सिखाया जाता है। वो हो सकता है कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो हमारे उनसे, ठीक है, विचारधारा के स्तर पे वो हमारे उनकी विचारधारा आपस में एक दूसरे के विरोधी हो, लेकिन मानव होने के नाते किसी के साथ अगर इस प्रकार का अपराध होता है तो उसकी निंदा की जानी चाहिए। और मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ अपने BSF के जवानों को और राजस्थान पुलिस के जवानों को, जिन्होंने इतनी तत्परता दिखाते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो भारत की जो सांप्रदायिक सौहार्द है और भारत की जो अखंडता है उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा था। दूसरी बात जो आपने कहा कि उसका दरगाह से क्या संबंध है क्या नहीं है, देखिए वो दरगाह तक गया नहीं मुकेश जी, और अगर कोई किसी से मिला नहीं है तो अब ये तो केवल एक आशंकाएं जताई जा रही है कि वो दरगाह जाता, वो दरगाह गया नहीं, जाता और गया इन दोनों में बहुत अंतर होता है। तो ये अभी जांच का विषय है और मुझे लगता है कि इससे अभी जांच हो जाए तब कोई टिप्पणी की जानी चाहिए। रत्नेश जी देखिए, आप भी आपको भी जानकारी होगी शायद, या अभी नहीं होगी तो 1-2 घंटे के बाद, 1-2 दिन के बाद आपको जानकारी होगी कि जो इंट्रोगेशन चल रहा है उस आतंकी अशरफ का, उसने अपनी बातचीत में कबूल किया है। कोई भी अगर पहली BSF ने पकड़ा तो आपको जाना कहाँ था, आप किससे मिलने के लिए आए थे, ये तो पहले सबसे प्राथमिक सवाल जो है यही होते हैं। तो उसके बाद उसने हमारे जो सोर्सेज है उसमें उसने बातचीत पे ये बात कबूल किया है कि वो यहाँ से अजमेर शरीफ दरगाह पे जाने वाला था। मुकेश जी मेरी बात देखिए, उसने ये कबूला है कि हाँ नुपुर शर्मा के बयान के, पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान के कारण मैं उससे नाराज हूँ और मैं उनको इसकी सजा देने के लिए जा रहा था। हाँ। उसने ये नहीं कहा कि मैं वहां अजमेर शरीफ जा रहा था, उसने BSF से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, तोड़िए मड़ोलिए मत, ठीक है। उसने जो बात आप कह रहे हैं BSF ने वो बात भी नहीं बोली है, जो बात आप कह रहे हैं कि वो नाराज था, ये बात भी BSF ने नहीं कही है। दोनों सो चीजें हैं वो सोर्सेज से सामने आई हैं और हमारे भी सोर्सेज, हो सकता है आपके भी सोर्सेज हो। मुकेश सर, हाँ। एक दिन एक डिबेट में आपने मुझे गूगल करने का सुझाव दिया था, आज मैं आपको गूगल करने का सुझाव देता हूँ, गूगल कर लीजिए, तमाम सारी न्यूज पड़ी अभी आधे घंटे। वही बात मैं कह रहा हूँ, आप जो गूगल करके देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे, मैं बिना देखे बता देता हूँ आपको बहुत सारे वेबसाइट की लिंक मिल रही होंगी और लिंक में वो खबर मिल रही होंगी जिसमें आप अपने टेस्ट की खबर ढूंढ लेंगे। BSF कोई रिलीज जारी नहीं किया है, मैं दावे के साथ कहता हूँ।
बीएसएफ ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। नहीं सभी लोग अपने अपने सोर्सेज होते हैं। हाँ अरे मुकेश जी सर, आपने तो गजब बात कर दी, आपने तो गजब बात कर दी। जब बीएसएफ ने अभी कोई ऐसा डेटा रिलीज ही नहीं किया, हाँ। तो फिर कैसे आपने कह दिया कि वो नुपुर शर्मा की हत्या के लिए जा रहा था? मैं तो बार बार कह रहा हूँ, आप सुन क्यों नहीं रहे हैं यार? सुन रहे तो समझ क्यों नहीं रहे हैं? अरे भाई साहब, रत्नेश जी यही बात तो मैं कह रहा हूँ। रत्नेश जी सुनिए, रत्नेश जी, मीडिया का काम क्या होता है? आप और मुस्लिम देखिए, पत्रकार यहाँ प्रेस रिलीज छापने के लिए नहीं होता है। गाड़ी बैठा हुआ है। अरे मीडिया के पास रत्नेश जी, सत्ता परिवर्तन होने वाला है क्या? मीडिया के पास तो ये पता होता है सरकार टूटने वाली है, नहीं पता होती है। मीडिया के पास तो एक एक रिपोर्ट होती है। आप तो कांग्रेस के प्रवक्ता में कैसी बातें कर रहे हैं? बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। आप मीडिया पे उंगली उठा रहे हो, आप मीडिया पे। नहीं ठीक है, वो उठा रहे हैं रावत जी, ठीक है, उनको मैं बता दूं, उनको जानकारी नहीं है। मैं रत्नेश जी मैं आपको जानकारी दे दूं। रत्नेश जी मैं जानकारी दे दूं। आपकी एक आदत बड़ी खराब है रत्नेश जी, मैं आप उड़ता हुआ तीर पकड़ते हैं, मत पकड़िए, दुखदा ही हो जाएगा कभी। ठीक है रत्नेश जी, मैंने आपको बता दिया कि जानकारी कहां से मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरे सोर्स ने मुझे जानकारी दी है और मैं उसके आधार पे कह रहा हूं। मैं किसी के रिलीज का इंतजार नहीं करूंगा और कोई भी हाउस जो है नहीं करता है। और प्रेस रिलीज छापने के लिए हम यहाँ पे नहीं है बैठे हुए हैं। रमाकांत जी, चलिए आपने बोल लिया। मैं रमाकांत जी, चूंकि बीजेपी के प्रवक्ता है, सुन रहे हैं काफी देर से, जवाब मेरे ख्याल से दे सकते हैं आपको। रमाकांत जी। देखिए मुकेश जी, यहाँ पर जिस तरह से हमने सबकी बातें सुनी है, देखिए देश के अंदर में कुछ ऐसे संगठन, कुछ ऐसे प्रतिष्ठान हैं यहाँ पर, जैसे आप कुछ मदरसों को भी ले सकते हैं, जैसे आप कहीं पे भी दरगाह की भी जब बात चल रही है, तो निश्चित तौर पर हम ऐसे प्रतिष्ठानों के बारे में भी बात कर रहे हैं, हम ऐसे संगठन के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर धार्मिक उन्माद एक लक्ष्य के तहत, एक मिशन के तहत यहाँ पर जिस तरह से फैलाने की कोशिश की जा रही है। हमने देखा जो कि नुपुर शर्मा जी का बयान, ये तो एक बहाना है। हमने देखा है जो कि इस देश में आग लगाने के लिए मात्र एक, आप देखेंगे शुक्रवार को अगर नमाज पढ़ी जाती है तो मस्जिदों से किस तरह से पत्थर फेंके जाते हैं और मस्जिदों से पत्थर लेकर के जो निकलते हैं, ये क्या कहेंगे? मस्जिद तो बड़ा ही धर्म का पवित्र स्थान है, लेकिन वहां से भी पत्थर जब निकलते हैं तो ऐसे आप दरगाह की बात कर रहे हैं, मस्जिद भी तो धार्मिक ही स्थल है, वहां पर तो पूजा और इबादत होती है, लेकिन वहां से फिर पत्थरबाज अगर निकलते हैं और पत्थरें निकलती है, वहां पर गोला बारूद निकलते हैं, वहां पर बंदूकें निकलती है, तो आप ऐसे प्रतिष्ठान को क्या कहेंगे? गले लगाएंगे क्या? मैं कह रहा हूं ऐसे प्रतिष्ठान, ऐसे व्यक्ति, ऐसे जो भी धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए जो मिशन के तहत काम करते हैं, जो लक्ष्य के तहत काम करते हैं, उनको बिल्कुल कानूनी और संवैधानिक तरीके से सजा मिलनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं पाकिस्तान से आया हुआ जो व्यक्ति है, मैं कह रहा हूं देश के अंदर में भी ऐसे बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी मानसिकता के व्यक्ति बैठे हुए हैं जो यहाँ पर धार्मिक उन्माद और ऐसे गला काट गैंग यहाँ पर बैठे हुए हैं जिसको केवल बहाना चाहिए। हमने देखा उदयपुर की घटना ले लें, चाहे अमरावती की घटना ले लें, ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। और मैं मेहताब ओसवानी साहब को कहना चाहूंगा, देश अगर विविधता में एकता की अगर बातें करता है तो निश्चित तौर पर आपको भी इसका समर्थन करना चाहिए, न कि एक पक्ष का केवल बात करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं 140 करोड़ जनता के लिए आप क्यों नहीं बात करेंगे? आप एक ही वर्ग के लिए बात क्यों करेंगे? आप तो धार्मिक स्कॉलर हैं। यही तो सवाल हम आपसे करते हैं, यही सवाल तो हमारा आपसे है कि बीजेपी एक धर्म को क्यों लेके चलती है? आपकी पार्टी एक धर्म पे टारगेट करके चलती है। 140-130 करोड़ जनता के साथ चलो ना, हमें भी उनमें शामिल करो। आप विशेष टारगेट हम पे क्यों रखते हो? जनता की बात नहीं करेंगे, आपने सर एक बार भी की बात करेंगे। सुन लीजिए ना, हम करते ही नहीं। हम देश का मुसलमान 130 करोड़ जनता के साथ चलता है, लेकिन आप चलने नहीं देते क्योंकि आपका एजेंडा हमारे ऊपर डिपेंड है। नेताजी इनको पूरा करने में आऊंगा आपके पास। देखिए, विद्वान होने के नाते आप इस चैनल के माध्यम से आप बहुत सारा संदेश दे सकते हैं, देश को एक बहुत बड़ा संदेश दे सकते हैं, लेकिन आप केवल एक पक्ष की बात कर रहे हैं। मैं तो दोनों पक्ष की, मैं जब सरकार में बैठा हुआ हूँ, मैं प्रदेशों में बैठा हुआ हूं, तो हम तो दोनों पक्ष की बात करेंगे। हम तो ये कहेंगे जो धार्मिक उन्माद जो फैलाने वाले व्यक्ति है उसको संवैधानिक और कानूनी तरीके से सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप केवल 19 करोड़ जनता की आप बात करते हैं, तब जाकर के आप जैसे व्यक्तियों के ऊपर में संदेह उत्पन्न होता है। ऐसे क्या प्रतिष्ठान नहीं है? ऐसे क्या धार्मिक प्रतिष्ठान नहीं है? ऐसे क्या मस्जिदें नहीं है जहां से पत्थरबाज और गोलीबाज निकलते हैं, वहां से बंदूकें निकलती है? क्या आपने और हमने नहीं देखा ऐसा? पिछले हम लोगों ने 1.5 से 2 महीने के अंदर में हम लोगों ने यही चीज देखा है। क्या इस देश को आग लगाने की कोशिश की जा रही है? क्या इस देश के सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? क्या इस तरह के बात चलेंगे क्या? आप एक स्कॉलर हैं, आप एक विद्वान व्यक्ति है,
और आप इस चैनल के माध्यम से आप 140 करोड़ जनता की बात करेंगे, तब जाकर के आप लोग जैसे व्यक्ति के ऊपर मैंने संदेह पैदा नहीं होगा। नहीं तो ऐसे अगर कोई भी बात करेंगे आपके ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगेगा। ये मैं आपको आपके चैनल के मेहताब जी माध्यम से जवाब दीजिए, एक तरफा बात करेंगे तो आप पे भी सवाल उठेंगे, प्रश्न चिन्ह आप पे भी लगेगा। आप एक बात बताइए, आप हमसे तो कहते हैं एक तरफा बात करने के लिए, अगर पिछले 8 साल एक तरफा के लिए नहीं कह रहा हूँ, अब आप जो सच है वो बोलिए। अरे हाँ, सच ही बोल रहा हूँ ना, आप मौका दीजिए सर, तो 1 मिनट में बात खत्म कर रहा हूँ। पिछले 8 साल से आप मुझे एक भी कोई ऐसा एजेंडा बताइए जो हमारे ऊपर डिपेंड ना हो इस सरकार का। पिछले 8 कौन सा ऐसा एजेंडा जो आपके खिलाफ है ये बताइए। 3 तलाक का कानून हमारे खिलाफ नहीं, वो तो आपकी महिलाओं के पक्ष में है, वो आपके समाज की महिलाओं के पक्ष में है, वो आपके समाज की आधी आबादी के पक्ष में है। आप तो गजब कह रहे हैं। आप इस्लाम का मतलब केवल मुसलमान थोड़ी, मुसलमान का मतलब इस्लाम का मतलब केवल पुरुष थोड़ी है। बात तो सुन लो पूरी पहले सर जी, फिर बोल लेना। ठीक है रावत जी, इनको बोल लेने दीजिए, रावत जी बोल लेना आप। हाँ। 8 साल से पहले जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, क्या देश में मुसलमान नहीं था, देश में मस्जिद नहीं थी, देश में मदरसे नहीं थे, लेकिन आपकी महिलाएं पीड़ित थी, आप सुनते नहीं थे। शाहबानो केस याद है ना आपको? शाहबानो आप ही की है ना, थी ना, शाहबानो थी ना, शाहबानो में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप लोगों ने बदलवाया ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपने जाके संसद में पलटवा दिया। आप 1 मिनट का मौका तो दो सर, मुझे पूरी करने दो, आप फिर बोल लेना। हाँ, मैं नहीं बोलूंगा। उससे पहले देश में मस्जिद भी थी, मदरसे भी थे, दरगाह भी थी, मुसलमान भी थे, मुसलमानों की महिला भी थी। हाँ, आप मुझे बताइए कितने कानून बने? नहीं बनाया ना, वही तो बोल रहे हैं, आप लोगों ने शोषण किया ना, आप लोगों ने महिलाओं का शोषण किया। वो पिटीशन किसने डाला था ये बताइए। कानून बनाने की शुरुआत कहाँ से हुई? कानून बनाने की शुरुआत कहाँ से हुई? अरे आपकी मुस्लिम महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट पे पिटीशन दिया। आप प्रोसेस तो देखिए, मुस्लिम महिलाओं ने ही दिया ना। आप कहते हो कि ये मुस्लिम, ये हिंदुओं की सरकार है क्या? उस टाइम हिंदुओं की, राहुल गांधी ये हिंदुओं की सरकार नहीं है सर, ये भारत की सरकार है। हम चाहते हैं कि हिंदुओं की सरकार हो। ये बीजेपी एनडीए की सरकार है, हम चाहते हैं कि हिंदुओं की सरकार हो, लेकिन है नहीं। आप लोगों के दिमाग में एक डर। मैं यही तो कह रहा हूँ कि फिर 8 साल में हमने ऐसा क्या कर दिया कि हमें टारगेट में ले रहे हैं आप लोग। भाई आपको टारगेट कौन कर रहा है भाई साहब? आपकी महिलाएं, क्या आप नहीं चाहते कि आपके घर की महिलाओं को अधिकार मिले? नहीं चाहते क्या? है ना, हम चाहते हैं, लेकिन हमारे तरीके से करो ना, आप अपने तरीके से। भाई हमारे और आपका क्या तरीका? जो कानून का तरीका सबके लिए है ना। नहीं, कानून का तरीका सबके लिए है, हमारे और आपके लिए थोड़ी है। बिल्कुल तरीका हमारा। जब आप कहते हो तो आपकी महिला तो हमारी महिला को हमारे तरीके से जीने दो ना भाई। तो हम वोटिंग करा। नहीं, हमारे और आपके तरीके से थोड़ी जिएंगे सर। ये सरिया लगा करके थोड़ी जीना है किसी को। ये भारत के संविधान से चलेगा ना, सरिया से नहीं चलेगा ना। महिलाओं की वोटिंग करा लो। अरे वोटिंग करा लो मुस्लिम महिलाओं की, तो 3 तलाक के मेहताब जी, आज अंदर आपके दिल का गुबार निकल गया। आप भी चाहते हैं कि भाई आपकी महिलाएं शोषित होते रहे, आप लोग शोषण करते हैं लेकिन चुपचाप सहती रहे, आप वो आवाज ना उठाएं। शोषित हो रही है? कौन, किसने कहा आपसे शोषित हो रही है? भाई 3 तलाक से कौन शोषित हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट का आप निकाल लीजिए केस, कितने केस है सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक के, जरा मुझे बताइए। हाई कोर्ट ने कहना, सिविल कोर्ट के निकाल लीजिए, रिकॉर्ड दीजिए मुझे। अरे नहीं गए ना, क्योंकि कानून बन गया ना। अब डर गए लोग, नहीं गए। पहले जाते थे ना, कानून बनने के बाद नहीं जा रहा। यही तो सफलता है कानून की, तो यही सफलता है, क्योंकि आप लोग कानून के डर से, आप लोग बिना डंडे के जोड़ के मानते नहीं है ना। कानून बनाने से पहले के केस दे सकता हूँ आपको। ये जबरदस्ती थोपने वाली बात है। चलिए हमने मान लिया वो भी, ठीक है, किसी तरीके का हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा, वो भी हमने कानून मान लिया। आप मुझे ये बताइए कि पिछले 8 साल में ये आपने सिक्योरिटी एजेंसी जो है, इनका कैसा सॉफ्टवेयर अपडेट किया है कि इनको सारी चीजें मुसलमानों में दिखाई देती है? आपको पता है आतंकवादी छुपे। अब सुन लीजिए, आपने कहा पीएफआई आतंकवादी संगठन है, क्या कर रही है सिक्योरिटी फोर्सेज? बैन क्यों नहीं लगा रही? क्यों पकड़ के नहीं ला रही उनके जेलों में? आप कहते हो कि आतंकवादी देश में छुपे हैं। सुन लीजिए सर, आतंकवादी दरगाहों में छुपे हैं, मस्जिदों में छुपे हैं, मदरसों में छुपे हैं, सील कर दीजिए ना सबको। क्यों बैठे हो? जब सारी चीजें आपको पता है, सारी इंक्वायरी आपके पास है, तो आप उन चीजों को बैन क्यों नहीं करते भाई? क्यों नहीं करते बताइए आप? ठीक है, मैं मुकेश जी, ठीक है, रावत जी की सुन लीजिए, मैं बताऊंगा उसका। रावत जी की सुनते हैं जी। मेहताब उस्मानी जी अभी अरेस्ट किए पीएफआई के आदमी किए ना, इससे पहले आतंकवादी भी किए ना। अभी बिहार के अंदर पीएफआई के आदमी पकड़े गए ना, बिल्कुल, अभी अरेस्ट किए ना। और उसके आधार पर पीएफआई बैन भी होगी, बैन भी किया जाएगा। और अगर ज्यादा डंडा चढ़ा दिया जाएगा
तो फिर याकूब मेनन की जैसी सुप्रीम कोर्ट ने उसको फांसी दी, फिर आप लोग सबसे ज्यादा चिल्लाओगे, यहाँ सबसे ज्यादा आंसू बहाओगे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलोगे आप लोग। एक का नाम बताओ कौन चिल्लाया, क्या कर कौन दिया चिल्लाया, नाम बताओ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बताओ, चिल्लाना झूठ नहीं, हम सच बोलो, नहीं मानते। आप मुझे बताओ, मैंने हमने आज तक आप भी सबसे ज्यादा चिल्लाने वाले होगे कि नहीं होगे? यानी जब आपके ऊपर कानून का सरिया कसा जाए तो फिर आप शुरू करते हो, फिर आप जाकर के यूएन में बात उठाते हो। आजम खान जैसे आदमी बोलते हैं कि हम यूएन में बात उठाएंगे, उस समय आपको देश नजर नहीं आता। जब आपके ऊपर कोई बात होती है तो उस समय देश नजर नहीं आता, यूएन में नजर आता है। और आपने पत्थरबाजी शुरू की, आपने यहाँ पर हंगामा खड़ा किया कानपुर के अंदर, वो विदेशों के सहारे पे करना शुरू किया। आपने गर्दन काट दी कन्हैया लाल की, विदेशों के सहारे पे करना शुरू किया। अब आपके ऊपर डंडा खींचा जाएगा तो जाकर के चिल्लाना शुरू करोगे आप लोग। फिर आप कहते हो कि पनपने क्यों देते हो, पनपने क्यों देते हो? जवाब बोले थे, मैं तो नहीं बोला। जवाब बोले थे, मैंने तो बोला नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, जब पत्थरबाजी को पकड़ा गया जम्मू कश्मीर से तो आप लोगों ने चिल्लाना शुरू किया कि नहीं किया? ये नहीं पता चला गाड़ी कहाँ से आई, पत्थरबाज छोड़ दिए तो बड़े खुश हुए आप। जम्मू कश्मीर के अंदर चलाने की तो आपने ज्यादा विरोध किया, बैलेट का आपने विरोध किया। आप करते हो ना, जब आतंकवादियों को शूट आउट किया जाता है, विरोध करते हो कि नहीं करते हो? फिर आप कहते हैं मुसलमानों के अधिकारों का हनन हो रहा है, फिर आपको यूएनओ याद आता है इस देश में रह करके, जब देश की सरकार के खिलाफ कितने जवान शहीद हो गए 8 साल में सरकार ने अब क्या हल कर दिया? अरे मेहताब जी, मैं दो चीजें आपने कही, जॉब मिल रही है, क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल रावत जी, दो चीजें मेहताब जी ने कही है। एक कहा कि ट्रिपल तलाक जो है उससे इनको दिक्कत है, दूसरा इन्होंने कहा कि पीएफआई में मुसलमानों को ही सारा टारगेट कर रहे हैं। दो चीज, इसके अलावा सारी चीजें ठीक है ना, कि और भी कुछ है आपके पास? नहीं, एक मुझे ये भी ऑब्जेक्शन है कि आपको इतनी बड़ी आरडीएक्स गाड़ी नजर नहीं आती, हमारे शहीद हुए जवान नजर नहीं आते, और आपको मदरसे में बैठा हुआ बच्चा नजर आ जाता है कि आतंकवादी है, अब बिना किसी प्रूफ के। आप कह रहे हो कि हमारी सोर्सों ने बताया, अगर सिक्योरिटी एजेंसी बताती है तो हम मान लें। आपकी सोर्स का क्या मतलब है भाई? आपके सोर्स ने गलत बताया तो बदनाम तो तो हमने कौन सा बता दिया? ऐसी कौन सी खबर बता दी जो गलत है? तो वो बताइए। अभी बता रहे थे आप, आपने अभी कहा कि हमारी सोर्सों ने बताया कि वो को मारने के लिए जा रहा था। सुनिए, मैं बताता हूँ, मस्जिदों वाली बात मैं बताता हूँ। बिहार के बांका में जब विस्फोट हुआ था उसमें मारे गए थे 5 लोग, मारे गए थे 5 के 5 जो है आपके वहां के मौलवी थे पढ़ाने वाले। तो ये तो पूरे पुलिस के रिकॉर्ड में है, वहां पे आप पूछ लीजिए जाकर के, आप गूगल भी कर लीजिए। और नहीं तो मैं आप देता हूँ, अरविंद जी वहां पे थे, एसपी उस टाइम में, पता नहीं अभी हैं कि नहीं है। आप जाकर के अरविंद गुप्ता जी से पूछिए जो एसपी थे, उनसे पूछिए, चाहे बिहार सरकार से पूछिए, आप जाकर के आरटीआई लगा के पूछ लीजिए। बिहार में मैं एक घटना बता रहा हूँ जो बिहार के बांका में हुआ, सिवान में हुआ, दरभंगा में हुआ, और भी ये 3 तो मुझे याद है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो पूरे देश में हुई जहां मस्जिदों के भीतर में विस्फोट हुआ और वहां पर मारे, क्योंकि बॉम्ब बनाए जा रहे थे वहां पे। ये ऑन रिकॉर्ड है सर, ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूं या अपने सोर्सेज से बता रहा हूं, ये पुलिस के रिकॉर्ड में है। तो आप चाहे तो जाकर के पूछ रहे। तो अगर कोई कहता है कि मदरसे में आतंक की पढ़ाई होती है तो क्यों ना कहें? आप भी मदरसा चलाते हैं, आपके मदरसे में ठीक है, आप अपने यहाँ क्या पढ़ाते हैं मैंने नहीं देखा है, मेरे सोर्स ने नहीं बताया, मैंने आपके पीछे सोर्स नहीं लगाया, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके यहाँ शायद इस तरह की बातें नहीं होती होगी। ऐसा लगता है आपको, सुन लीजिए, अगर मुकेश ऐसा लगता है आप है ना, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से कहिए, केंद्र सरकार से, कि एक बार हिंदुस्तान के जितने मदरसे हैं सब पे इंक्वायरी बिठाते, जांच कर ले। बार बार का हम ड्रामा नहीं, इससे ठीक है रत्नेश, रोज आप ये कहें क्या आतंकवादी का अड्डा है, एक बार करा ले जांच सबकी। ठीक है, चलिए रत्नेश जी, हाँ नहीं एक ही बात, आपके कहने से सरकार चलेगी, आप दीजिए ना रत्नेश जी। नहीं कराई ना, रोज रोज का ड्रामा। रत्नेश जी बोलना चाह रहे थे करके, इस बात की गारंटी है दोबारा ये काम नहीं करोगे आप, दोबारा भी तो ये काम करोगे फिर मदरसों में एक बार जांच होने के बाद में। तो गला काट दो सबका, आपके हाथ में हथियार होते हैं, काट दो गला सबका, करेंगे नहीं दोबारा। ये आपकी वाली बात नहीं कर सकते ना। चलिए एक बार आप रत्नेश जी को सुन लेते हैं। आंतरिक देश में गला नहीं काटा जाता। रत्नेश जी को एक बार सुन लेते हैं। रत्नेश जी बहुत देर से, रावत जी मेहताब जी, रत्नेश जी बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। एक मिनट रत्नेश जी को एक बार सुनते हैं। जी रत्नेश जी। जी देखिए मुकेश जी, मेरे दो या 3 बिंदु हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपने बड़े भाई साहब रमाकांत जी से पूछना चाहता हूँ। एक तो मेरा पहला मुद्दा है कि यूपीएसआई की जो परीक्षा हुई थी उसमें घोटाला हुआ,
उस पर इनकी सरकार ने क्या एक्शन लिया, क्या आपके चैनल के माध्यम से रत्नेश जी, बताएंगे? ये आप अलग से फोन करके पूछ लीजिएगा, मैं दोनों की मीटिंग करवा दूंगा। मैं जिस मुद्दे पे चर्चा कर रहा हूँ उसी पे बात करें ना। सर, तन से जुदा। मैं आऊंगा मुद्दे अभी पे, मैं नूपुर की आऊंगा हत्या का मामला चल मेरी रहा है। तीनों बातें कंप्लीट होने दीजिए, मेरी तीनों बातों कंप्लीट होने दीजिए। ठीक है, चलिए। दूसरी बात, जब जीएसटी लागू हुआ था तो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक भाषण है, उसको सर्च करके ना होगा तो मैं आपको वीडियो व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। उसमें उन्होंने कहा कि पहले दूध, दही, चावल, रत्नेश जी, रत्नेश जी देखिए, अरे भाई साहब, इसके लिए दूसरे चैनल है ना, चर्चा कर रहे हैं उस पे, महंगाई कम करने पे। आप लोग कर कीजिए ना। मैं महंगाई पे नहीं चर्चा करता भाई, मैं नहीं करता उस पे। हमारे चर्चा करने से कुछ नहीं होता। हाँ, नहीं, आप जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं उस पे कीजिए आप रत्नेश जी। आप नहीं, आप सारे कांग्रेसी प्रवक्ताओं का यही है, जो आपको पार्टी से बोल दिया गया जहां भी बिठाए वहां महंगाई उठा लो। अरे जिस मुद्दे पे बात कर रहे हो उस पे कीजिए ना। आ रहा हूँ आपके मुद्दे पे। आप बीजेपी के प्रवक्ता से अलग से बात कर लीजिएगा, मैं नंबर दे दूंगा आपको। अरे सुनिए तो सर, उनका नंबर है मेरे पास, तो अलग से कीजिए ना बात। मेरा बिंदु तो सुन लीजिए। तीसरा बिंदु, आप सोचिए कि एक प्रदेश में इनकी सरकार है और वहां के डीएसपी के ऊपर डंपर चढ़ाकर मार दिया जाता है। मुसलमान नूह का इलाका भाई साहब पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान है, वो हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं उसके, वो आप पे भी चढ़ा देगा भाई साहब, बोलेंगे उधर जाएंगे तो आप। वो पाकिस्तान है, इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। डंपर चढ़ाकर मार दिया जाए, कैसा लगेगा? मुझे रावत जी से ये सवाल तो मैं भी पूछ रहा हूँ, ये सवाल मैं भी पूछ रहा हूँ। अभी हमारे बिंदास बोल में सुरेश चौरके जी भी पूछेंगे भी इस सवाल को। अभी 8 बजे बिंदास बोल होगा, आप उसमें भी इस सवाल को उठा रहे हैं। आप रत्नेश जी, आप देखिए 8 बजे बिंदास बोल होगा, उसको देखिएगा, हम सवाल उठा रहे हैं। ये आप जो कह रहे हैं इसका सवाल बिल्कुल। रमाकांत जी जवाब देना चाहते हैं। रमाकांत जी। जी मुकेश जी, अभी मेरे मित्र रत्नेश जी ने 2-3 प्रश्न करी है। मैं इतना इनको कहना चाहता हूं, जो कि कहीं पे भी कोई गड़बड़ी, अगर मान लीजिए कोई भी सिस्टम के खिलाफ या कानून को अपने हाथ में लेने, कोई डिफेंड नहीं कर सकता। मैं इस चीज को आपके चैनल के माध्यम से मैं ये चीज कहना चाहता हूं। पहली बात। दूसरी बात, राजस्थान में हमने देखा है जो कि अभी तक करौली घटना के मुख्य अभियुक्त को पकड़ा नहीं गया है। अमरावती की जो घटना घटी थी उसके ऊपर में चादर डालने का काम किसने किया? नहीं, अब आप सुन तो लीजिए रत्नेश जी, आप भी आउट ऑफ कंटेक्स्ट बोल रहे थे। रत्नेश जी सुन तो लीजिए, आप जवाब सवाल किया है तो जवाब ले लीजिए। भाई भाग तो आप दोनों रहे, आप भी तो भाग ही रहे थे ना रत्नेश जी। रत्नेश जी प्लीज, टाइम कम है, प्लीज सुन लीजिए जी। सुनिए इधर, मैं कह रहा हूँ हरियाणा की बात आप कर रहे हैं, उसको कोई डिफेंड नहीं करेगा। मैं कह रहा हूँ कानून को अब कोई भी हाथ में लेने वाला व्यक्ति होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, इतना समझ लीजिए। और उस अभियुक्त को पकड़ा भी गया है। इनकाउंटर करने से पहले उसके पांव में गोली लगी है। ये आपके तरह करौली की तरह नहीं है कि मुख्य अभियुक्त को फरार होने के लिए उसको पूरा समय दिया गया। ये हरियाणा है और भाजपा की सरकार है और केंद्र में हमारी सरकार बैठी हुई है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, कि कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। रत्नेश जी एक चीज बताइए, आप लोग ईडी की चर्चा हमेशा करते हैं। रत्नेश ईडी की, मान लीजिए ईडी भेजना गलत है, लेकिन ईडी जो कार्रवाई कर रही है उसको भी तो गलत बोलिए। आप जो भाई पकड़ के में आ रहा है, ऐसा थोड़ी है ईडी जो है, मान लीजिए ईडी भेजना आप बोल रहे हैं गलत है, लेकिन ईडी जो जांच कर रही है उसमें जो आपका हवाला का कनेक्शन निकल रहा है, आपके पास ब्लैक मनी निकल रहा है, ये कहिए ना कि ईडी जो कर रही है वो गलत है कि सही है? कोई भी संस्था का आप ये कहिए ना, नहीं करता है। मैं कह रहा हूं बिना सबूत, बिना तथ्य कोई भी एजेंसी आपको हाथ नहीं डालती। रत्नेश जी ठीक है, आप लोग इधर उधर बहुत भटक लिए। अब मुद्दे पे आते हैं, टाइम कम है हमारे पास, मुद्दे पे आते हैं। जो हमने सवाल उठाया था प्रोग्राम की शुरुआत में कि दरगाह का संबंध आतंक से निकल रहा है और नुपुर शर्मा की हत्या में जो लोग वहां पाकिस्तान से अशरफ आया है उसके संबंध दरगाह से निकल रहे हैं और दरगाह जो है वो एक आतंकवादी सेंटर बनता जा रहा है। मैं इस पे आपके आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा, उसके बाद प्रोग्राम को खत्म करूंगा। आप मेहताब जी के पास पहले जाना चाहूंगा। मेहताब जी देखिए सर, बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार के इतना बड़ा इल्जाम लगाना किसी तरह का आतंकवाद। नहीं, मैं सबूत तो आपके पास है भाई। 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अब क्या सबूत चाहिए आपको?
चार लोग दरगाह की गिरफ्तार हुए ना वहाँ चिश्ती। अब क्या चाहिए सबूत आपको? आपकी सिक्योरिटी एजेंसी ने पकड़ा है उनको, बताया दरगाह आतंकवादियों का अड्डा है। आप दिखाइए कौन सी सिक्योरिटी एजेंसी ने कहा, या फिर आप ये कहिए कि आप नहीं तो अब आपको वो भी आपको ये समझ में नहीं आता अभी भी। नहीं आप क्या कहेंगे? अच्छा एक चीज बताइए, तो दरगाह के 4 खादिम गिरफ्तार हुए हैं, वो भी हेट स्पीच में और गला काटने के आरोप में, गला काटने की धमकी देने के आरोप में, और आप उसको कह रहे थे। आप क्या, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? तो क्या कहेंगे आप उसको? आतंकवादी थे, अपराधी थे, ये बोलो। अपराधी थे बोलो, आतंकवादी का क्या मतलब होता है भाई? दरगाह को आतंकवाद से जोड़ने का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है आतंकवाद से जोड़ने का दरगाह? आप देखिए, आप अरे क्यों ना जोड़े? पाकिस्तान से जो व्यक्ति आया है उसके संबंधी वहीं से जुड़ रहे हैं। जो यहाँ पर आतंकवादी हमला कर रहा है, जो अभी पकड़ाया है अशरफ को जो ट्रेंड किया मदरसे में, वो भी पहले यहाँ पर आता जाता रहा है। तो ISIS से जिसका संबंध हो, जिसका संबंध ISIS से हो, वो अगर दरगाह पे आ रहा है, किसी से मिल रहा है, तो फिर क्यों ना कहे भाई? आप एक कैसे कहेंगे फिर? सर एक मिनट, दरगाह में हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, सब धर्म आते हैं। हाँ। ठीक है ना? आप मुझे बताइए ना, किस किस की आइडेंटिटी है वो लेके अंदर लेंगे एंट्री? हजारों लाखों आदमी आता है, अब कौन अपराधी है इसका कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ठीक है ना, मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि भाई उसमें दरगाह का दोष नहीं, आने वाले का दोष है, जो वहाँ खादिम है उसका दोष है, और वो दरगाह को बदनाम कर रहा। मैं यही बात तो कह रहा हूँ, दरगाह को आतंक का अड्डा बनाया जा रहा है इन खादिमों के द्वारा। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। मैं भी यही कह रहा हूँ। मैं कहाँ अलग कह रहा हूँ आपसे? आप उन लोगों को कह सकते हैं अपराधी, लेकिन दरगाह को मत कहिए। दरगाह को अपमानित किया जा रहा है, मैं ये कह रहा हूँ। इसके कारण लोग वहाँ आना जाना बंद कर रहे हैं। वहां पर लोगों का फुटफॉल कम हो गया है, वहां लोग अब नहीं आ रहे हैं, उनका विश्वास खत्म हो रहा है वहां से, और वो खत्म हो रहा है केवल इन चिश्तियों के कारण। लोगों का विश्वास दरगाह में है, ना कि खादिमों में और वहाँ के कमेटी में। उन्हें नहीं पूछते, वो वहाँ जो पीर है उनको पूछते हैं, दरगाह को पूछते हैं, खादिमों को नहीं पूछते। ठीक है, तो सरकार के हवाले कर दो उसे, सरकार के हवाले कर दो। गला काटने की बात करेंगे तो लोगों का बिल्कुल ठीक है, हमारे पास समय की कम है जी। रत्नेश जी आखिरी 30 सेकंड में। मुकेश जी देखिए, अभी ये जांच का विषय है कि उसका दरगाह कमेटी से क्या संबंध था, क्या नहीं है। दूसरी बात, अगर आप किसी भी धार्मिक स्थल को इस तरह से देखते हैं, तो फिर उत्तर प्रदेश में 8 लोगों की हत्या करने वाला विकास दुबे महाकाल मंदिर से पकड़ा गया था। तो आप ये नहीं कह सकते कि भैया मंदिर मस्जिद में कौन जा रहा है वो अपराधी या नहीं है। ठीक है, लेकिन मंदिर का पुजारी नहीं था ना उसमें, मंदिर का मेन पुजारी नहीं था भाई साहब, छूट गया था, बात अलग है। हमारे पास समय की कमी है। रमाकांत जी आखिरी कमेंट। नहीं सर, हो गया, बहुत हो गया, आपके टाइम दीजिए। रमाकांत जी। मुकेश जी देखिए, हम लोगों ने देखा है दरगाह की बात, वो भी धार्मिक स्थल है। मस्जिदों में जिस तरह से हमने देखा है, जो कि पत्थरबाजी वहां से शुरू होती है और पत्थरबाजी वहां से निकलते हैं, बंदूकें निकलती हैं, गोलियां निकलती है, बम निकलते हैं। तो ऐसे संस्थानों के ऊपर में उसको चिन्हित किया जाए और उसके ऊपर में प्रतिबंध लगाया जाए, ये मैं सरकार से गुजारिश है जी। रावत जी आखिरी कमेंट। मैं तो यही कहना चाहूंगा, जैसे अभी कह रहे थे कि आतंकवादियों का कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता और अपराधियों का कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता। जो अपराधी पाकिस्तान से पकड़ा गया वही आतंकवादी है, जो विदेशी लोगों के साथ जुड़ा हुआ है वो देशद्रोही है, वो हमारे देशद्रोह के खिलाफ है, वो वहां से आ रहा है और वो हमारे इंटरनल मामलों में उसका कोई लिंक नहीं है। अगर वो लिंक पैदा करता है और वो अगर ये चाहता है कि मेरे को कहीं पनाह मिलेगी किसी दरगाह में, तो वो गलत है और वो आतंकवादी है। और बिल्कुल ऐसे लोगों को यहीं पर पनाह मिलती भी है, मस्जिदों में भी मिलने के रिकॉर्ड है और यहाँ भी मिलने के रिकॉर्ड है। जहां तक आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं ना, मुझे तो लगता है जो गलत लोग होते हैं ना, जो अपराधी होते हैं ना, उनके पास असली पहचान होती है, उन्हीं के पास आइडेंटिटी होती है। आप उसको पहचान नहीं पाए, वो अपनी असली पहचान छुपा करके नकली पहचान के जरिए जो है वो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। फिलहाल नुपुर के मामले की बात जो है अभी तक चली है और पाकिस्तान से जो किलर आया है, फिलहाल तो वो BSF की गिरफ्त में है, लेकिन एक के गिरफ्त में आ जाने से ये नहीं लगता है कि फिर आगे इस तरह की घटनाएं नहीं होगी। जब तक इस तरह के लोगों को सपोर्ट करने वाला सिस्टम यहां पे नहीं तोड़ा जाएगा, ऐसे लोगों को खत्म नहीं किया जाएगा, इस नेटवर्क को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसे लोग आते ही रहेंगे और ये जो खतरा नुपुर पे और नवीन पे बना हुआ है वो खतरा इसी तरह से बना ही रहेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।